नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पुनः एक बार मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के सेशन में। तो we have around 27 devotees online, including me. Just a minute. ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आपने ग्रुप में इसका टॉपिक को देखा होगा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिस्कवरिंग द अल्टीमेट जीनियस, या फिर उस जो संपूर्ण बुद्धिमान व्यक्ति है उसको कैसे खोजना चाहिए, वो हमारे देखने का प्रयास करेंगे। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कैसे शरीर और आत्मा में अंतर क्या है, आत्मा होती है और आत्मा का क्या इम्पैक्ट है हमारे शरीर के ऊपर, इस हमने चर्चा करी थी। और हमने चर्चा की थी कि आत्मा शरीर को चला रही है। इट इज स्पिरिट विच इज मोर सुपीरियर टू मैटर। जो जड़ पदार्थ है वो कम है, वो छोटा है, और जो चेतन पदार्थ है स्पिरिट वो बड़ा है। तो ये फाउंडेशन होने के बाद नाउ शरीर और आत्मा का अंतर तो हम समझ गए। शरीर में जो शरीर जड़ है उसको चला रही है आत्मा। अभी इस पूरे यूनिवर्स को, इस पूरे दुनिया को, क्योंकि जो जड़ पदार्थ है उसको कौन चला रहा है, उसको भी कोई आत्मा चलानी चाहिए। तो विच इज दैट स्पिरिट, और हु इज द पर्सन बिहाइंड दिस जाइजेंटिक यूनिवर्स। इस पूरा जो ब्रह्मांड है या फिर जो यूनिवर्स है उसके पीछे कौन है। इज देयर, मतलब क्या इसका कोई क्रिएटर है कि अपने आप आया है, इसका भी कोई चलाने वाला है या नहीं है, वो हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे आज। एंड आई एम श्योर आज के सेशन के बाद यू कैन आंसर मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल क्वेश्चंस जो जो लोग कहते हैं कि सुप्रीम गॉड है कि नहीं है, कैसे प्रूव किया जाए। आज के सेशन के बाद आई एम क्वाइट श्योर कि मोस्ट ऑफ यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस कि कैसे गॉड को प्रूव कर सकते हैं हम प्रैक्टिकल वे में, एक प्रैक्टिकल नजरिए से हम भगवान को कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आई विल शेयर माय स्लाइड शो। Okay, so discover the ultimate genius, mastermind behind the mysterious universe. See, when you talk about this universe, इस जब ब्रह्मांड की हम बात करते हैं, तो how do you see this ब्रह्मांड? इस ब्रह्मांड में हम देखते हैं, इस दुनिया में हम देखते हैं इतनी सारी चीजें हो रही है। जैसे बादल गरज रहे हैं, सूरज की रोशनी आ रही है, सूरज उगता है, सूरज सेट होता है, या फिर जो ग्रेन्स है उसका प्रोडक्शन हो रहा है। हम फार्मिंग करते हैं, और फार्मिंग करने के बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब अपने आप होता है। ग्रेन्स आना है अपने आप होता है। जो फ्लावर्स है, जो फूल आते हैं अपने आप आते हैं। फ्रूट्स है, फल, वो जमीन से अपने आप आते हैं। माउंटेन्स हैं, इतने सारे पहाड़ है, उसमें इतने सारे मिनरल्स हैं, वो अपने आप हमें मिलते हैं। तो ये सारी चीजें इस दुनिया में हो रही है, बट हम केवल इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। क्या हमारा बारिश होने में हमारा कोई हाथ है? बारिश होती है, हमारा कोई हाथ है उसमें? नो। या फिर सूरज आता है या नहीं आता है? आर वी इन कंट्रोल? हम कंट्रोल कर सकते हैं सूरज की रोशनी को? नहीं। सिमिलरली देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी कांट डू इट, वी जस्ट वॉच एंड वी जस्ट यूटिलाइज। जो सोना है, चांदी है, जो हीरे है, नवरत्न है, ये सब हमारे प्रकृति की गोद में है। ये सब भगवान ने दिए हैं, किसी ने तो दिए हैं, हमारे इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये सारी चीजें जब हम देख सकते हैं हमारे इर्द गिर्द हो रही है, तो कहीं तो हमको लगना चाहिए ना कि किसने यहाँ पे सब किया है। इतनी सारी चीजें ऑटोमेटिक हो रही है, यूनिवर्स इतना सिस्टमेटिक काम करता है, सब कुछ टाइम टू टाइम होता है। हम जानते हैं कौन से सीजन के बाद कौन सा सीजन आने वाला है, हम जानते हैं कि
कोई फल लगाया, किसी फल का बीज बोया तो वही फल आने वाला है, किसी फूल का बीज बोता है तो वही फूल आने वाला है। तो इतना सिस्टमेटिक और इतना ऑर्गेनाइज कैसे हो सकता है? बिना किसी क्रिएटर के संभव है क्या? नहीं। तो देखिए, एक बार एक स्वामी जी जा रहे थे और एक वॉक के लिए जा रहे थे। वहां पे उन्होंने अपने शिष्यों को 2 घर दिखाए। तो एक घर में सब कुछ साफ सुथरा था, इट वॉज क्लीन, स्पिक एंड स्पैन, एंड वहां की जो घास है, उसमें गार्डन भी था उस घर में, तो गार्डन में जो घास थी वो अच्छे से ट्रिम की हुई थी। उसके अलावा वहां पे जो गाड़ी है वो क्लीन थी, घर में अच्छा फ्रेश पेंट लगा हुआ था और सब कुछ अच्छा था वहां पे। दूसरा घर दिखाया तो दूसरे घर में वहां पे लाइट नहीं थी, लाइट बंद थी, वहां पर सब धूल पड़ी हुई थी। वहां पे भी लॉन था, पर लॉन में जो घास बढ़ी हुई थी और पत्ते नीचे गिरे हुए थे, सब गंदा लग रहा था। तो स्वामी जी ने पूछा अपने शिष्यों से, इन दोनों घरों में आपको क्या अंतर लगता है? व्हाट इज डिफरेंस? तो शिष्यों ने बोला, डिफरेंस बहुत सिंपल है, पहले घर में कोई रह रहा है तब जाके वहां पे इतनी चीजें एक्टिव है, और दूसरे घर में कोई रह नहीं रहा है इसलिए सब इनएक्टिव लगता है वहां पर। तो एक घर जहाँ कोई रह रहा है और जो कोई वहां पे उसको मेंटेन कर रहा है, जो उसको साफ सुथरा कर रहा है, वो एक्टिव घर है। और जहाँ कोई रह नहीं रहा है, जहाँ पर कोई उसको टेक केयर नहीं कर रहा है, वो इनएक्टिव है। आपको क्या लगता है, हाउ मेनी ऑफ यू फील, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये यूनिवर्स है, ये आप मुझे बताइए, ये यूनिवर्स एक्टिव है कि इनएक्टिव है? यहाँ पर चीजें सिस्टमेटिक ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है? एक्टिव है सर। एक्टिव है, ओके। और कोई, ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है यूनिवर्स? एक्टिव है प्रभु जी। एक्टिव है। So all of you say it's active. चैट में भी देखते हैं, ओके, सब लोग कहते हैं एक्टिव है, वंडरफुल। तो एक्टिव है, तो एक्टिव किसने किया यहाँ पर? ठीक है, हम लिविंग एंटिटी यहाँ पर रह रहे हैं, पर हम तो इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। एक्टिव का मतलब क्या है? somebody is in control। ये जो मूवमेंट्स है, कोई तो कंट्रोल कर रहा है, एंड दैट कंट्रोल इज बाय समवन हु इज बियॉन्ड अस, हमारे परे है वो, एंड दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज, ऑफ कोर्स वी कॉल इट एज गॉड। आप उसको भगवान बोलो ना बोलो, बट आप उसको कुछ तो बोल सकते हो कि वो सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, वो हमसे तो परे है। ओके, नेचर ने किया है, अनामिका जी सिंह। अजय सिंह, जो कुछ भी होता है सब एक सिस्टमैटिक तरीके से होता है, वेरी गुड। तो क्यों ऐसा होता है? अब अनामिका जी कह रहे हैं नेचर ने किया है, वेरी गुड पॉइंट, नेचर ये सब कर रही है, बट नेचर को डायरेक्ट कौन कर रहा है ना? वी नीड अ डायरेक्टर फॉर एवरीवन, एंड दैट डायरेक्टर हैज टू बी समवन सुप्रीम, दैट इज गॉड। अल्टीमेटली यू कम टू गॉड ओनली। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड, तो ये कुछ चीजें हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। ऑब्जर्वेशन, हमारा ऑब्जर्वेशन, साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन, और $1 million क्वेश्चन, एक्टिविटी एंड और द ड्यूटी। ओके, तो सी फर्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, चलो देखते हैं। लेट अस ऑब्जर्व दिस हार्मोनियस एंड सिस्टमैटिक यूनिवर्स। मैं कहता हूँ इस यूनिवर्स को ये हार्मोनियस और सिस्टमैटिक है। हार्मोनियस मतलब सब कुछ हार्मनी है, यहाँ पर सब मिलजुल के होता है। हाँ, इस यूनिवर्स को अगर देखेंगे, यूनिवर्स का क्रिएशन ऐसे हुआ है ना, उसमें कोई डिसहार्मनी नहीं है, एवरीथिंग इज सपोर्टिंग ईच अदर। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन बीइंग जहाँ इंटरप्शन करते हैं, वहां पे डिसहार्मनी शुरू हो जाती है। यूनिवर्स अपने आप में बहुत हार्मोनियस है। देयर इज अ सेइंग ना, संस्कृत में बोलते हैं, जीवो जीवस्य जीवनम। एक जो जीव है वो दूसरे जीव का आहार है, और ये इस सिस्टम, इस यूनिवर्स का नियम है। बट ह्यूमन बीइंग ने आके थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन कर दिया, लाइक दैट दिस यूनिवर्स इज वेरी हार्मोनियस। सब कुछ नेचर भी अपने आप भगवान के डायरेक्शन में सब कुछ हार्मोनी से करता है, और बहुत सिस्टमैटिक ढंग से यहाँ पे यूनिवर्स में चीजें हो रही है। तो when you see this, naturally you get a question, does God exist or not? भगवान है भी कि नहीं है? अगर भगवान है, नहीं है मान लीजिए, तो ये हार्मोनियस यूनिवर्स किसने बनाया? तो ये बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इफ यू डोंट, अगर आप जब तक क्रिएटर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इसका क्रिएशन किसने किया, ये इतना हार्मोनियस कैसे हो गया, ये समझना बहुत मुश्किल है। तो we'll see these few aspects, A, B, C, D, E, F.
आज हम आपको नया ABCDEF सिखाएंगे। A for apple, no, A for artistry, B for beautiful organization, C for creation, D for design, E for energy and F for flawless loss। तो ये क्या है हम आगे चल के देखते हैं। Okay, now if anyone of you has any question, I would say you can ask at the end. Even if someone, अगर आप में से किसी को साइंटिफिक कुछ अंडरस्टैंडिंग है, वो गॉड के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ क्वेश्चन है, we'll discuss everything at the end, no problem. Okay, what is the first question which comes to your mind upon seeing these paintings? आपके मन में क्या पहला प्रश्न आता है? Can somebody answer? Who made it? ये सब किसने बनाया? Very good. तो ये पेंटिंग किसने बनाई? ये पहला क्वेश्चन आता है, राइट? Like the first painting is a very famous painting, मोनालिसा। और जो पहाड़ की है, वाटरफॉल की है, फ्लावर्स की है, वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। नेचुरली ये पेंटिंग है तो इनको इसके आर्टिस्ट भी होने चाहिए। तो हुई द आर्टिस्ट, दीज आर द आर्टिस्ट। जैसे पहले पेंटिंग के आर्टिस्ट है लियोनार्डो दा विंसी, फिर वॉन गेरार्ड, थॉमस सैंचेज, हेनरी रोजो। तो इन लोगों ने पेंटिंग बनाई। अब देखिए जो पेंटिंग्स हैं, दे आर वेरी फेमस पेंटिंग्स एंड दे आर अप्रिशिएटेड बाय द क्राउड, इवन दे आर सोल्ड फॉर अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। ये बिकती है बहुत महंगी पेंटिंग्स हैं। नाउ यू टेल मी हु मेड द ओरिजिनल्स, who created or who painted the originals? Can you share? Naturally, none of us. God or someone supreme. किसने तो इनको बनाया? See, एक मोनालिसा की पेंटिंग इतनी खूबसूरत लगती है और बहुत महंगी बिकती है। मोनालिसा को किसने बनाया होगा? भगवान ने बनाया। जो पहाड़ है जहाँ पे हम जाते हैं थोड़ा पीस लेने के लिए, शांति लेने के लिए, वहां पे उनकी जो पेंटिंग्स अपने आप में इतनी अच्छी लगती है, उसको किसने बनाया? पहाड़ों को, झरनों को, नदियों को, नेचुरल जो सीनरी है वहां पे हम जाते हैं मन शांत करने के लिए, थोड़ा सा टहलने के लिए, घूमने फिरने के लिए। Who made them? They are all made by nature or God. नेचर ने बनाया है बट अंडर द डायरेक्शन ऑफ गॉड। ठीक है। अभिषेक इज सेइंग टाइम। नाउ इज टाइम द क्रिएटर? टाइम इज नॉट द क्रिएटर, टाइम इज जस्ट अ यूनिट। ये टाइम यूनिट है, और क्रिएशन किसने किया? There has to be someone who is a creator, right? So let's see who is the artist. Okay. See, just to make an artificial flower, एक नकली फूल है, उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? पेपर चाहिए, ग्लू चाहिए, सीजर चाहिए, और बहुत कुछ चाहिए। सबसे मेन तो है आपको कला आनी चाहिए। You should know the art of making a flower. Like in my childhood, I was very poor in art and crafts. I was very poor. I could not make anything. So it needs intelligence actually to make something. Now even after you make an artificial flower, हम बच्चों को अगर बोलेंगे चलो एक फूल बनाइए, और बच्चे फूल बनाते हैं, हम कितनी सराहना करते हैं उसकी, अरे वाह कितना सुंदर फूल बनाया आपने, वेरी गुड वेरी गुड। बट अगर उसको ओरिजिनल से कंपेयर किया जाए तो कंपैरिजन है क्या ओरिजिनल फूल का और आर्टिफिशियल फ्लावर का? कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ मिसिंग है। आर्टिफिशियल में क्या क्या मिसिंग है? वो डेलिकेट नहीं है, उसमें फ्रेग्रेंस नहीं है, और उसमें वो टेक्सचर नहीं है, राइट? तो आर्टिफिशियल फ्लावर की इतनी सराहना होती है ना, हु मेड द ओरिजिनल फ्लावर? कभी हमने सोचा है गार्डन में जाके कि ये फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, किसने बनाया इनको? हम ये सोचते नहीं है। हम केवल क्या करते हैं, उसको उठाते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं, फिर अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट वी डोंट आस्क द क्वेश्चन कि किसने बनाया, किसने अलग अलग कलर, अलग अलग टेक्सचर, अलग अलग फ्रेग्रेंसेस, इतने सारे हैं, हजारों हैं, किसने बनाई है? दैट्स गॉड। सो वन थिंग वी कैन लर्न फ्रॉम हियर कि wherever there is artistry implies an artist. जहां पर भी कोई कला है वहां पे कलाकार होना चाहिए। बिना किसी कलाकार के कला नहीं हो सकती, करेक्ट? एग्री?
राइट. सो कलाकार मतलब कला है मतलब कलाकार होना चाहिए. ठीक है. सेकंड, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ I'll share a very interesting video कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक एक कला है. आई मीन टू से सब साथ में मिलजुल के काम करने की जो कला है वो इवन एनिमल्स में है या फिर इंसेक्ट्स में है. I have a video. You can see that. Bees are called social insects because they live and work together as a community. Thousands of female bees, called worker bees, live together in a hive with a queen bee. The queen bee was marked with a red dot, so we can see her better. The worker bees are all females, but they almost never lay eggs. Worker bees do almost all the chores in the hive. They gather pollen or nectar, guard the entrance, clean the hive, build the comb, make honey, tend the queen, and feed the larvae. They even fan the hive with their wings to keep it cool on a hot summer day. तो देखा आपने, इवन जो हनी बीज हैं, मधुमक्खी हैं, उनके समूह में भी कितना संगठन है, कितना ऑर्गेनाइजेशन है कि इतनी सारी चीजें वो करते हैं. एक रानी होती है, बाकी जो वर्कर बीज होती हैं, और वर्कर बीज सारे काम करती हैं, उसको साफ रखना, उसको ठंडा रखना, बच्चों का टेक केयर करना, सब कुछ करते हैं. अभी इनको इतना ऑर्गेनाइजेशन किसने सिखाया? ये ज्ञान उनको कहाँ से मिला? यहाँ पर हम हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हमको कॉलेज जाना पड़ता है, मैनेजमेंट की शिक्षा लेनी पड़ती है, MBA डिग्री लेनी पड़ती है कि साथ में रहो, अच्छे से काम करो, मिलजुल के काम करो, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह. तो दैट इज रिक्वायर्ड, बट हु गिव देम दिस डिग्री? हु गिव देम दिस नॉलेज? राइट, दे गॉट समवेयर. सेम थिंग, वन मोर. ओके, स्पाइडर. यू नो हाउ पावरफुल अ स्पाइडर इज. सबके घरों में होते हैं, कॉमन है. कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं कि एक स्पाइडर कितना घर खराब कर देते हैं, पर ये स्पाइडर की शक्ति कितनी आप देखिए. Mathematician spiders. Compared to their own sizes, spiders build very large webs. Indeed, if we enlarged a spider to the size of a human being, the length of the web it weaves would be approximately 150 meters, which corresponds to a 50-story skyscraper. Is it possible for a human being to weave a lacework the size of a 50-story skyscraper in only an hour? But a tiny spider accomplishes much more than that. Moreover, the spider-woven web is the sturdiest material in the world. How do spiders weave these webs possessing miraculous features? The spider takes into consideration many factors while weaving a web hundreds of times larger than its own size. This task demands at least some calculations essential in constructing a building. For the accomplishment of this work, first the spider must draw a project like an architect, for a construction of this size, design, and sturdiness cannot be accomplished without an architectural project. Once the project is drawn, the spider must calculate the lifting capacity of each part of the web like an engineer, otherwise the web cannot remain suspended. In order to design such a web and make such delicate calculations, the spider must be more qualified than a college graduate. Indeed, there is not a university that provides education to the offspring. Following their birth, they begin to produce silk, weave web. Yeah, you see how powerful a spider is, that how much they can do. तो बेसिकली वीडियो ने दिखाया था कैसे अगर स्पाइडर की साइज अगर ह्यूमन बीइंग एक मनुष्य की तरह जितनी कर दी जाए, तो वो जो काम करते हैं, वो जितना बड़ा स्पाइडर का वेब बनाते हैं, वो 150 मीटर की जितना कर सकते हैं, मतलब 50 मंजिल बिल्डिंग.
और अकेला स्पाइडर उसको बनाता है और कुछ घंटों में बनाता है। कैन यू सी? और जो स्पाइडर का जो वेब है उसका जो मटेरियल है उसको स्टडी करके हमारे साइंटिस्ट ने एक मटेरियल बनाया है जो दुनिया का सबसे स्टर्डीएस्ट, सबसे शक्तिशाली मटेरियल है, और वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स में या फिर अलग अलग जगह पे यूज होता है। तो देखिए एक स्पाइडर में इतनी शक्ति है और उनको कहाँ से एजुकेशन मिलता है, शिक्षा कहाँ से मिलती है? बट कहीं तो इनको कोई तो होना चाहिए इनको शिक्षा देता है। तो वो ऑर्गेनाइजर कौन है? दैट इज गॉड। सो वेरेवर देयर इज ऑर्गेनाइजेशन देयर हैज टू बी ऑर्गेनाइजर। अगर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो जा रहा है कि एक प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम का कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर होता है, नहीं तो प्रोग्राम पूरा फेल हो जाता है। किसको क्या करना है पता होना चाहिए, तो कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, और जो सीन्स के पीछे है वो सीन के सामने आता नहीं है, भले वो सबके सामने दिखाई नहीं देता है, पर ऑर्गेनाइजर है। उसी तरह इनके जीवन में, हमारे जीवन में ऑर्गेनाइजर कौन है? वही भगवान है ना। लाइक दैट वी सी सो मेनी अदर थिंग्स मैन हैज क्रिएटेड। मनुष्य ने बहुत कुछ बनाया है, बहुत बुद्धिमान है हम लोग। तो कार बनाई है, किसने मैन्युफैक्चर की है? कंप्यूटर्स, आजकल लैपटॉप्स, पाम टॉप्स, मोबाइल्स और आईफोन्स, वॉचेस डिजाइन की है। आर्किटेक्चरल मार्वल्स खड़े किए हैं हमने, बड़े बड़े, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें हैं। स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग्स आर देयर, वंडरफुल स्कल्पचर्स, इतने सुंदर सुंदर कार्विंग्स हैं, कई फीट ऊंचे, कई मीटर ऊंचे हैं। तो ये सब मनुष्य ने क्रिएट किए हैं, कार्व किए हैं। आई मीन टू से एनीथिंग विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, हम उसको एक लेबल लगाते हैं। हमारी कंपनी का या फिर हमारे प्रोडक्ट के ऊपर एक लेबल होता है, हर चीज के ऊपर एक लेबल होता है। तो क्रिएशन अपने आप क्रिएशन नहीं होता है, किसी ने तो उसको क्रिएट किया है। जैसे एक छोटा सा पेन भी लिया जाए, रेनॉल्ड्स का पेन है या जेटर का पेन है या फिर कुछ भी है, तो उसका कंपनी का नाम होता है कि पेन किसने बनाया? रेनॉल्ड्स ने बनाया या फिर जेटर ने बनाया। बाइक या फिर बाइसिकल ली जाए, उसका भी एक पर्पस है। छोटी से छोटी चीज का क्रिएशन होता है तो उसको कोई पर्पस होता है, उसका कोई डिजाइनर होता है। नाउ यू टेल मी हु इज डिजाइनिंग दिस यूनिवर्स एंड हु हैज क्रिएटेड द यूनिवर्स? इसका क्रिएटर कौन है? क्या यूनिवर्स का कोई क्रिएटर नहीं होना चाहिए? बाकी सब चीजों का क्रिएटर है। बिना क्रिएटर के कोई क्रिएशन नहीं होता है, बिना निर्माता के कोई निर्मित नहीं होती है। तो इस सृष्टि की निर्मित किसने की? ये सृष्टि जो निर्माण हुई, किसने निर्माण किया? There has to be someone, right? And that creator, that we say is God. Creation implies a creator. Also, हम देखते हैं एक सीड है, एक बीज है, वो छोटा होता है साइज में, आपके सामने दिख रहा है आपको। इसको बोलते हैं सिकोआ सीड। 1.5 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, मुश्किल 1.5 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो ये छोटे से बीज में क्या छुपा हुआ है? इतना बड़ा पेड़, सिकोआ ट्री, इसको बोलते हैं जायंट सिकोआ। तो जायंट सिकोआ ट्री ये दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है। अब एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति है कि इतना बड़ा पेड़ आ सकता है। नाउ हु हैव डन द डिजाइनिंग? किसने किया इसको? ठीक है, जायंट सिकोआ ट्री कितना बड़ा है? 84 मीटर्स हाई एंड 29 मीटर्स इन डायमीटर। आप सोच सकते हैं 84 मीटर ऊंचा है, मतलब बहुत सारे, मतलब 84 डिवाइड बाय 3 यू कैन से 20 स्टोरी बिल्डिंग एंड 29 मीटर्स इन डायमीटर। कितने लोग लाएंगे उसको साथ में पकड़ने के लिए? तो इतना बड़ा पेड़ है एक बीज के अंदर। तो ये डिजाइनिंग एस्पेक्ट है। ये किसने किया इसको? और तो और हम देखते हैं, देखो सिकोआ ट्री इतना बड़ा है। हमारे यहाँ पे इंटेल चिप होती है ना, हमने चिप बनाई है इंटेल प्रोसेसर। तो उसमें बहुत सारा डेटा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक चिप के अंदर स्टोर कर दीजिए। तो ये बुद्धिमानी है, ये मनुष्य ने इतना बुद्धिमानी करके इसको बनाया है। नाउ डू यू नो अबाउट द ह्यूमन ब्रेन? हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, मस्तिष्क है, वो इतना शक्तिशाली है। तो रिसर्चर्स बोलते हैं ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन इन द होल, मोर इंफॉर्मेशन देन अवेलेबल इन द होल वर्ल्ड लाइब्रेरीज। जितनी भी लाइब्रेरीज हैं दुनिया में, उसमें जितना इंफॉर्मेशन है वो सारा इंफॉर्मेशन एक ह्यूमन ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं। इतनी शक्ति है ब्रेन की। और ये रिसर्चर्स ने रिसर्च ने उसको स्टडी किया है। तो इस ब्रेन को किसने बनाया? इंटेल चिप को तो इंटेल ने बनाया है, बट इस ब्रेन को कौन से कंपनी ने बनाया? भाई वो तो जन्म के साथ हम सबको मिला था।
थोड़ा ब्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन है। या तो देखिए कितना होता है, कितने फंक्शनिंग है हमारे ब्रेन की, क्या क्या नहीं करता है। और इतना शक्तिशाली ब्रेन है, उसके एक एक सेल में इतना कॉम्प्लेक्स है उसका एक एक सेल। ऐसे ब्रेन में लाखों सेल होते हैं और एक सेल इतना कॉम्प्लेक्स है जितना एक बड़े शहर की अगर केबल नेटवर्क देखी जाए, जो वो जितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है उतना एक सेल कॉम्प्लेक्स है। और ऐसे लाखों सेल ब्रेन में होते हैं, एक ब्रेन में होते हैं। ये हमारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया हुआ है। तो नाउ हु गिव दिस ब्रेन? दैट ब्रेन इज गिवन बाय गॉड ओनली। तो इसलिए दिस डिजाइन एस्पेक्ट इज वेरी स्ट्रांग। ओके, देखिए छोटे से लेकर बड़े तक, जैसे डीएनए, ब्रेविस लैटिस स्ट्रक्चर वगैरह, वो भी इतना प्रिसाइज है। थोड़ा सा भी मॉलिक्यूलर चेंज हो जाता है तो एलिमेंट चेंज हो जाता है। इसका मतलब मेटिकुलर डिजाइन है। इस दुनिया में जो डिजाइनिंग है बहुत ही मेटिकुलस है, बहुत ही क्लोज, आई वांट टू से बहुत प्रिसाइज है। नाउ ये तो माइक्रो वर्ल्ड का हो गया। मैक्रो वर्ल्ड में भी अगर देखते हैं दुनिया में, जब साइंटिस्ट कुछ स्पेस में कोई सैटेलाइट छोड़ते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, so we have some satellites which are gaining some information about the earth, about the temperature and the atmosphere and all. तो इस सैटेलाइट को बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो 24 घंटे चेक करने पड़ते हैं। यू नो व्हाट? ओरिएंटेशन, स्पिन, वेलोसिटी, कॉस्मिक रेडिएशन, हीट डिसिपेशन, अर्थ सैटेलाइट डिस्टेंस, बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं जो 24 घंटे जिसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर ये पैरामीटर्स में कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो सैटेलाइट को धोखा होता है। और 24 घंटे कोई ना कोई, अब ये सब जो लोग इस लैब में बैठे हुए हैं जो सैटेलाइट को मॉनिटर कर रहे हैं, ये सब बुद्धिजीवी लोग हैं, ये सब बुद्धिमान लोग हैं। अब देखिए एक सैटेलाइट के लिए इतना मॉनिटरिंग चाहिए, इतना पैसा खर्चा होता है और उसको हम मेंटेन करते हैं, कुछ सालों के लिए वो मेंटेन होती है। नाउ अर्थ जो हमारी पृथ्वी है, वो भी, उसका भी एक वजन है। उसका वजन कितना बताया गया है? 6 × 10⁻21 मेट्रिक टन। ये अर्थ का मास है। So it's also having mass and it is also having a speed. तो अर्थ का स्पीड क्या बताया गया है? अराउंड द सन 106,000 किलोमीटर पर आवर, 1,06,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अर्थ जो है रोटेट कर रही है। नाउ आप सोच रहे हो, आप इतनी बड़ी मूविंग व्हीकल में हो जो इतनी स्पीड से चल रही है, 1,06,000 किलोमीटर पर घंटा, तब जाके एक साल में एक बार एक रेवोल्यूशन वो कंप्लीट होता है हमारा। तो हु इज मॉनिटरिंग दिस अर्थ? जैसे सैटेलाइट को मॉनिटरिंग करनी पड़ती है बार बार, इस अर्थ को कौन मॉनिटर कर रहा है? हु इज इन कंट्रोल ऑफ दिस प्लैनेट्स? ये प्लैनेट्स का जो हम रोटेशन देख सकते हैं। नाउ देयर आर सम प्लैनेट्स हु आर इवन क्रॉसिंग ईच अदर। उनका जो ऑर्बिट है, उनका जो क्या बोल सकते हैं, उनका जो रास्ता है घूमने का, वो एक दूसरे को क्रॉस करता है। पर फिर भी कभी ऐसा नहीं होता है कि अरे उनमें टक्कर हो गई या फिर धोखा हो गया, कभी जुपिटर और सैटर्न में कुछ दिक्कत होने वाली है, कभी नहीं होता है। हर एक का स्पीड अलग है, हर एक का उसका ट्रैवल ट्रेजेक्टरी भी अलग है। बट स्टिल वी नेवर हियर दैट प्लैनेट्स आर इन डेंजर, दे आर गोइंग टू क्रैश। हु इज कंट्रोलिंग देम? हु इज मॉनिटरिंग देम? इज नासा डूइंग दैट? नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस रिसर्च? No. और इसरो, और who is doing it? Who is the traffic policeman? ट्रैफिक पुलिस क्या करते हैं? चीजों को रेगुलेट करते हैं। आप यहाँ जाओ, आप वहां मत जाओ।
तो हु इज द ट्रैफिक पुलिस ऑन दैट साइड? यूनिवर्स में कौन खड़ा है? तो दैट इज गॉड. दैट्स व्हाई यू सी दैट wherever there is a design, there has to be a designer. यहाँ पर भी कोई अच्छा सा सुंदर सी डिजाइन है, कलाकृति है, डिजाइनर होना चाहिए. Now energy, it's a very interesting thing. You see, सन जो है हमारा सूरज, उसमें इतनी ऊर्जा है और इतना बड़ा है सूरज. ऐसे बताते हैं एक सूरज में 1.3 मिलियन 13 लाख पृथ्वी फिट हो सकती है. इतना बड़ा है सूरज. और उस सूरज से इतनी ऊर्जा निकलती है कि हम अपने पूरे सृष्टि काल में अर्थ पे जितने लोग रह रहे हैं, जब से क्रिएशन हुआ है तब से एंड तक हम उतनी एनर्जी यूज नहीं कर सकते जितनी एक सेकंड में निकलती है. इन 1 सेकंड द सन emits so much of energy, so much. So now how do this energy comes? ये एनर्जी कहाँ से आती है सूरज में? अपने आप कैसे आएगी? एनर्जी का भी एक स्रोत होना चाहिए ना. फॉर एग्जाम्पल देखिए, कुछ आवाज आई? अगर मान लीजिए किसी ने पत्थर फेंका और आपकी टीवी स्क्रीन, आपकी जो एलसीडी स्क्रीन है, एलईडी स्क्रीन है, उसको पत्थर फेंक के तोड़ दिया किसी ने. तो जैसे ही आप देखते हो किसने पत्थर फेंका है, तोड़ दिया है, आपको पता नहीं कहां से पत्थर आया, पर पत्थर आ गया. तो आप क्या पूछोगे? किसने फेंका? ये पत्थर किसने फेंका? राइट? तो आपको जानते हो कि पत्थर अपने आप नहीं आएगा उड़ के, किसी ने तो उसको एनर्जी दी है तभी वो आएगा. उसी तरह सिमिलरली, हु गिव द एनर्जी टू दिस सन, और who give the energy? When we give energy, there has to be some energetic person. Like you hit a football. आप एक फुटबॉल को किक करते हैं तब जाके फुटबॉल हवा में उड़ता है. अगर जब तक किक नहीं करेंगे तब वहीं खड़ा रहेगा, वहीं पे as it is रहेगा. तो who is giving energy to the sun, or who is giving energy in this world? So energy has to be given by energetic. तो कोई तो व्यक्ति होना चाहिए जो एनर्जी उसको दे रहे हैं. Right? So that is God. Like that, few practical observations are there. Okay. Now wherever you go, there are some laws. कुछ नियम होते हैं, right? सही है ना? जैसे नियम होते हैं. मेरा कॉलेज जो है 9:30 बजे शुरू होता है. तो ये नियम किसने बनाया? कॉलेज के नियम प्रिंसिपल बनाते हैं, स्कूल के नियम प्रिंसिपल बनाते हैं. या फिर गाड़ी, भारत में गाड़ी हम लेफ्ट साइड से चलाते हैं, इंडिया में, यूएस में, अमेरिका में राइट साइड से चलाते हैं. ये नियम किसने बनाया? ट्रैफिक पुलिस. या फिर कोई स्पोर्ट है तो स्पोर्ट्स में अपने नियम होते हैं. क्रिकेट है, फुटबॉल है, देयर आर डिफरेंट रूल्स आर देयर. नाउ हु मेड दिस रूल्स? जो भी उस स्पोर्ट की बॉडी है उसने बनाया. जैसे क्रिकेट की है आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उन्होंने बनाया. सो दीज आर ऑल लॉज एंड दे आर मेड बाय लॉ मेकर. अभी देखिए नेचर में इतने सारे लॉज हैं. लाइक वी कॉल इट एज लॉ, पीरियोडिक लॉ टेबल. एक कॉन्सेप्ट आता है फिजिक्स में, पीरियोडिक लॉ टेबल. तो ये पीरियोडिक लॉ टेबल है, पीरियोडिक चांस टेबल नहीं है. तो ये लॉ किसने बनाया? इसको हम लॉ बोलते हैं. जैसे फिजिक्स में कुछ लॉज होते हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ केमिस्ट्री, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ग्रेविटेशन, बहुत सारे लॉज हैं. अब जैसे लॉ of gravitation. Now you tell me, law of gravitation किसने बनाया? Who made law of gravitation? Okay, Isaac Newton. Newton. Okay, सब लोग कह रहे हैं न्यूटन. Now ओके, माय क्वेश्चन टू यू, मेरा प्रश्न है आपसे, न्यूटन ने लॉ को बनाया या डिस्कवर किया? डिस्कवर, डिस्कवर, डिस्कवर. ओके, एवरीबॉडी से डिस्कवर. तो मैंने जब पूछा हु मेड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आपने कहा न्यूटन. न्यूटन डिड नॉट मेक इट, न्यूटन जो डिस्कवर्ड इट. तो मतलब न्यूटन के आने के पहले क्या नहीं था क्या? वो न्यूटन के आने के पहले एप्पल नीचे नहीं आते थे, ऊपर आते थे क्या? आपको पता है न्यूटन की स्टोरी? न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था और तब उसने सोचा था कि ये नीचे क्यों गिरा, तो उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था उन्होंने. तो मानते हैं उनका बड़ा हाथ है, बट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो पहले से है ना, वो किसने बनाया? सो समबडी हैज टू बी द लॉ मेकर.
लॉ मेकर कोई तो होना चाहिए। इतने सारे लॉज हैं, ऑप्टिक्स लॉज, केमिस्ट्री के लॉज, इतने सारे लॉज हैं, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं। तो लॉ मतलब लॉ मेकर होना चाहिए, बिना लॉ मेकर के लॉ नहीं एग्जिस्ट कर सकता, राइट? या ऑब्वियसली गॉड, करेक्ट। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखिए, हमको क्रेडिट गॉड को देना चाहिए, बिकॉज ही इज द अल्टीमेट पर्सन हु हैज डन ऑल दिस थिंग्स। हम प्रॉब्लम क्या है ना, वी आर रिमूविंग द क्रेडिट फ्रॉम गॉड एंड वी आर गिविंग टू अदर्स। हम भगवान से क्रेडिट निकाल कर दूसरों को देते हैं, वहां पे समस्या आ जाती है। फिर हम भगवान में विश्वास नहीं रखते, फिर हम कहते हैं भगवान है ही नहीं। ओके, नाउ सी इन लॉ, इन लाइफ कुछ लॉज होते हैं हमारे जीवन में भी। क्या लॉज है हमारे जीवन में? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सुंदर है, कोई माता, कोई स्त्री बहुत सुंदर है, कोई स्त्री इतनी सुंदर नहीं है, कोई व्यक्ति बहुत हैंडसम है, कोई इतना हैंडसम नहीं है, कोई बहुत अमीर परिवार में है और कोई बहुत ही गरीब परिवार से है, कोई बहुत पढ़ लिख के बड़ा हो गया है, डॉक्टर बन गया है या फिर इंजीनियर बन गया है, कोई पढ़ लिख नहीं पाए और बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं। नाउ हु डिसाइड्स ऑल दिस थिंग्स एंड ऑन व्हाट बेसिस? ये सब कौन डिसाइड करता है कि कौन भाई सुंदर है, कौन सुंदर नहीं होगा, कौन अमीर होगा, कौन अमीर नहीं होगा? हु डिसाइड्स? कैन वी चूज इट? हम चूज कर सकते हैं क्या कि कौन किसको कहाँ अमीर परिवार में चाहिए या गरीब परिवार में चाहिए? फिर वी डोंट चूज इट। नाउ व्हाट ऑल कैन वी चूज? हम क्या क्या चूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में? हमारे हाथ में क्या चॉइस है? Some options, our deeds, okay. What else can you choose? Okay, ठीक है। अनामिका जी saying previous birth karmas, okay, ठीक है। तो what all we can choose? हाँ, ये मेरा प्रश्न है। To change our future, we can choose. Okay, Umi, good. नहीं, I am asking, अपने जीवन में ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो हम चूज कर सकते हैं? कौन सी चीजें हैं जो हम चूज कर सकते हैं? फ्यूचर, ओके। फ्रेंड्स, ओके। वी कैन चूज कर्मा। यस, अनामिका जी इज हिटिंग ऑन द रूट। एक्शंस, हैबिट्स, ठीक है, आई अंडरस्टूड। ठीक, व्हाट ऑल वी कैन चूज? एजुकेशन, our job, husband or wife, which car to take, which house to live in, कैसा घर में रहना है, ये हम चूज कर सकते हैं ना? हाँ, करेक्ट, मंजुला जी सिंह। तो ये हम सब चूज कर सकते हैं, क्या क्या पढ़ाई करनी है, क्या जॉब है, क्या कार है, किससे शादी करनी है, वगैरह वगैरह। अच्छा, नाउ कम द क्वेश्चन, हम क्या क्या चूज नहीं करते अपने जीवन में? वी डोंट चूज इट बट वी गेट इट। हम चूज नहीं करते। टाइम, ओके, फैमिली, वर्स्ट सिचुएशन, अच्छा, बर्थ टाइम एंड डेथ टाइम, ओके, एयर, एयर। I don't know what you mean by air. ठीक है, समथिंग मोर प्रैक्टिकल। देखिए, व्हाट ऑल वी डोंट चूज? आवर पेरेंट्स। किसने पेरेंट्स चूज किए थे क्या? तो मुझे कौन से पेरेंट्स के घर में जन्म लेना है? ABCD ऑप्शन है मेरे पास? नो, नो ऑप्शन, नो चॉइस। वी वर गिवन बर्थ। वी डोंट चूज आवर फेस कट। हम कितने सुंदर दिखने वाले हैं, नहीं दिखने वाले हैं, वी डोंट चूज इट। वी डोंट चूज आवर इंटेलिजेंस, बुद्धि। बुद्धि हमारे हाथ में नहीं होती है, बुद्धि ऑलरेडी मिलती है। इसलिए कोई जन्म से ही बहुत बुद्धिमान होता है, कोई उतना बुद्धिमान नहीं होता है। ये डिफॉल्ट पैरामीटर है हमारे जीवन में, हम चूज नहीं करते उसको। तो हु चूजेस एंड व्हाट बेसिस? एंड इज इट बाय चांस? लोग बोलते हैं चांस थ्योरी है, सब कुछ बाय चांस होता है, तो ये भी बाय चांस है क्या? चांस थ्योरी अपने आप में चांस है, देयर इज नथिंग बाय चांस एक्चुअली। Okay, Sakshi is saying we can try hard to become intelligent. देखिए, you can try hard, but you can't change your intelligence much. हम बुद्धि को ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक के पास एक डिफॉल्ट बुद्धि है, भगवान ने या फिर पहले से मिली हुई है। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो
एक रीडिंग में ही सब कुछ याद कर लेते हैं, एक बार पढ़ते हैं सब कुछ याद हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको 4 बार पढ़ना पड़ता है। तो ये जो पैरामीटर है ना, ये डिफॉल्ट है ये इसको हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। हम थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, बट वी कांट चेंज टू मच। जो आइंस्टाइन है उसको बुद्धि मिली थी, न्यूटन है, ये जो फेमस जो लोग हैं इनको बुद्धि मिली थी। हर कोई आइंस्टाइन नहीं बन सकता ना, हर कोई क्लास में फर्स्ट नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि देयर आर डिफरेंट इंटेलिजेंस लेवल्स, आईक्यू सबका अलग अलग है। यस, ठीक है। तो ऑन व्हाट बेसिस, हियर कम टू क्वेश्चन, दैट्स वेयर द कम्स द, ये भी लॉ होना चाहिए, ये भी रैंडम नहीं होना चाहिए। तो ये लॉ कौन सा लॉ है? दैट इज लॉ ऑफ कर्मा। यहाँ पे आता है लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा क्या कहते हैं? कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रितकणाश्रया। लॉ ऑफ कर्मा क्या कहते हैं? एज पर योर कर्मा यू गेट द नेक्स्ट बॉडी अंडर द सुपरविजन ऑफ लॉर्ड। कर्मणा दैव नेत्रेण, कर्मा जो लॉ ऑफ कर्मा है किसकी अध्यक्षता में चलता है? भगवान की अध्यक्षता में चलता है। उसके हिसाब से हमको अगला शरीर मिलता है। तो भले वो बुद्धिमान है या नहीं है, वो अमीर है कि गरीब है, या फिर वो काला है कि गोरा है, जो भी है वो सब लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से डिसाइड होता है। दैट्स व्हाई वी नीड टू वर्क ऑन आवर कर्मा। लॉ इंप्लाइज द लॉ मेकर। जहां पर भी कोई लॉ है तो लॉ मेकर होना चाहिए, बिना लॉ मेकर के लॉ नहीं होते हैं। So these are few of the practical things which we observed, and now future thing is very simple. देखिए, the great scientists of the world, they were all believers in God. जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे ना, आइंस्टाइन, न्यूटन और श्रोडिंगर और केल्विन, ये सब भगवान में विश्वास करने वाले लोग थे। आप इनकी लाइफ तो पढ़ सकते हैं। तो आइंस्टाइन वाज अ बिग बिलीवर। आइंस्टाइन ने कहा था, द लॉर्ड इज सटल बट मैलिशियस ही इज नॉट। भगवान सटल है तो मैलिशियस नहीं है। Same thing with different, like Kelvin says, if you think strongly enough, you will be forced by science to believe in God. अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो साइंस आपको भगवान में विश्वास रखने को मजबूर कर देगा। क्यों? क्योंकि इतने सारी चीजें हैं जो साइंस में अनआंसर्ड है, साइंस में जिसका जवाब नहीं है। तो आप अगर ध्यान से सुनेंगे, सोचेंगे, तो साइंस भी आपको मजबूर कर देगा भगवान। आइजैक न्यूटन, तो आइजैक न्यूटन की बहुत सुंदर स्टोरी है। तो व्हाट इज द स्टोरी? एक बार एक आइजैक न्यूटन का एक दोस्त था और वो नास्तिक था। ही वाज नॉट अ बिलीवर इन गॉड। तो वो न्यूटन के पास एक मॉडल था, जैसे आप ये फोटो में देख रहे हैं ना, तो ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। तो प्लैनेट्स वुड मूव इन अ वे, इन अ फैशन जैसे एक्चुअल में है वो। तो एक शाफ्ट होती थी, उस शाफ्ट को हिलाने से सारे प्लैनेट घूमते थे। तो इसको एक स्ट्रक्चर, गायरोस्कोप बोलते हैं उसको। So he was having this kind of gyroscope, and now his friend came to his lab. His friend asked him, friend ने पूछा, अरे कितना अच्छा है ये मॉडल, मुझे भी एक चाहिए अपने लिए। तो न्यूटन ने बोला कि मुझे पता नहीं कहाँ से आया ये, मैं रात को गया तब नहीं था, सुबह आया तो ये मॉडल अपने आप पड़ा हुआ था यहाँ पर। तो फ्रेंड उसने कहा, अरे बताओ आपने कहाँ से खरीदा, किससे बनवाया, मैं भी बनवाना चाहता हूँ अपने लिए। और ऐसे कैसे हो सकता है कि आप रात को गए तब नहीं था और सुबह आए तब पड़ा हुआ था, किसने तो रखा होगा। बोलते नहीं, मुझे नहीं पता किसने बनाया, कहाँ से आया, अपने आप आया। तो फ्रेंड बोलते हैं, मजाक क्यों कर रहे हो आप, ऐसे कैसे हो सकता है। तो न्यूटन ने कहा उनसे कि देखो दोस्त, अगर आप विश्वास नहीं कर सकते हो कि ये मॉडल अपने आप आ गया, तो आप कैसे विश्वास कर सकते हो कि एक्चुअल चीज अपने आप आ गई, यूनिवर्स अपने आप आ गया। बाय चांस मतलब क्या है, अपने आप ही हो गया ना। तो एक मॉडल जब अपने आप नहीं आ सकता तो यूनिवर्स अपने आप कैसे आ सकता है, राइट। तो दैट्स बाय द स्टोरी ही टॉट हिज फ्रेंड कि कैसे यू हैव टू बिलीव इन द क्रिएटर। आपको किसी क्रिएटर में बिलीव करना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं हो सकता। देखिए कभी कभी आप ऑटोमेटिक कुछ भी चीज देखते हैं ना, कुछ भी चीज ऑटोमेटिक नहीं होती है दुनिया में। कुछ भी ऑटोमेटिक चीज है, उसको ऑटोमेटिक बनाने वाला कोई दिमाग है, कोई बुद्धि है जिसने उसको ऑटोमेटिक बनाया है। नथिंग इज ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मशीन है, ऑटोमेटिक कार है, ऑटोमेटिक कोई भी मोड है। दरवाजे, जैसे आप मॉल में जाते हैं, आप चलते हैं तो दरवाजे खुल जाते हैं, आप जाते हैं तो दरवाजे ऊपर बंद हो जाते हैं। कोई कह सकता है ऑटोमेटिक है, पर नहीं। एक छोटा बच्चा बोलेगा ऑटोमेटिक है, जो बड़ा होता है उसको पता है कि वहां पे सेंसर लगे हुए हैं। सेंसर से वो डिटेक्ट करता है कि आप आ रहे हो तो खुल जाता है,
आप चले जाते हो तो बंद हो जाता है, तो देयर इज नथिंग ऑटोमेटिक। सिमिलरली दुनिया में कैसे कोई ऑटोमेटिक हो सकता है? कोई तो है जिसने सिस्टम बनाया है, जिसने मशीनरी बनाई है, लाइक दैट ना। जो पहले के जो जेन्युइन साइंटिस्ट थे वो सही में भगवान पे विश्वास रखते थे, पर आजकल के जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट हैं वो भगवान को हटाकर अपना नाम लगाना चाहते हैं। मैक्स बॉर्न, he was a believer in God. रामानुजन, he was a believer in God. हाइजेनबर्ग, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ये सब भगवान में विश्वास करने वाले लोग थे, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू कि हमारे आज के डिस्कशन के आधार पे आपको बताने हैं 2 प्रश्न, इसके जवाब आपको बताना है। Yes, so let's play कौन बनेगा करोड़पति। So the first question is, what is the origin of the universe? इस सृष्टि को किसने बनाया, कैसे इसका निर्माण हुआ? You can say option 1 is Big Bang, option 2 is Big Bang, option C is intelligent design, option D is chance। किसने बनाया? Yes, Big Bang, option C intelligent design, option C। Ashwin, you think option C? Sharma say option, okay, good। तो बहुत लोग कहते हैं ऑप्शन सी, कुछ लोग कहते हैं बिग बैंग। नाउ यू सी व्हाट इज द राइट आंसर, विल सी। द राइट आंसर इज सी, इंटेलिजेंट डिजाइन। तो इंटेलिजेंट डिजाइन क्यों? देखिए, बिग बैंग थ्योरी सेज कि सब कुछ एक बैंग से हुआ, बट बिग बैंग थ्योरी का कोई प्रूफ नहीं है, हम आगे जाके देखेंगे। एक्चुअली व्हेन यू से ओरिजिन, इट हैज टू बी हैविंग सम प्रूफ। अगर मैं कहूं कि बिग बैंग मतलब क्या है, एक बैंग हुआ बड़ा सा और सारी निर्मित हो गई, पर फिर क्रिएशन कहाँ हुआ, फिर क्रिएटर कहाँ है उसके पीछे? बिना क्रिएटर के अपने आप सब कुछ निर्माण हो गया। अगर ऐसे होने लग गया तो फिर तो बस हम बम फोड़ फोड़ कर चीजें क्रिएट कर सकते हैं। कभी किसी बैंग से क्रिएशन हुआ है आज तक? कोई एक्सपीरियंस है हमको कि एक बैंग हो गया और बड़ा क्रिएशन हो गया, एक बैंग हो गया और ये पहाड़ बन गए, या फिर एक बैंग हो गया और आपकी अपार्टमेंट बन गई? नहीं, nothing happens like that. So there is nothing called as Big Bang theory. There is no proof for this Big Bang theory. आपको पता है साइंटिफिकली ऑल्सो, जैसे ब्रिटानिका जैसे एनसाइक्लोपीडिया है, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया है। वो कहते हैं कि देयर इज नो प्रूफ एंड देयर इज वेरी हाई अनप्रोबेबल थिंग्स। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रोबेबिलिटी जिसकी नहीं है। जैसे बिग बैंग थ्योरी कहती है कि देयर इज अ पॉइंट विथ इनफाइनाइटेसिमल मास, इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट टेम्परेचर, एंड उसको आप मेजर नहीं कर सकते वो पॉइंट कहाँ था, उसको आप मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते वो पॉइंट कहाँ था, बस उस पॉइंट का एक ब्लास्ट होता है और सब कुछ क्रिएशन हो जाता है। दैट इज व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी, बट देयर इज नो प्रूफ। तो हम बुद्धिमान लोग कैसे मान सकते हैं कि ऐसे क्रिएशन हो सकता है? देयर हैज टू बी अ क्रिएटर, इंटेलिजेंट डिजाइन। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस यूनिवर्स? इस सृष्टि का, हर चीज का कोई ना कोई पर्पस होता है, हर चीज का कोई ना कोई पर्पस होता है। इस यूनिवर्स का पर्पस क्या है? ईट स्लीप एंड बी मेरी, खाओ सो और मजा करो। दूसरा, मेक मनी एंड पास अवे, पैसे कमाओ और चले जाओ। तीसरा, नो पर्पस, कोई पर्पस नहीं है। चौथा, अंडरस्टैंड गॉड एंड लाइफ, भगवान को समझो और जीवन को समझो। ओके, सो एवरीबॉडी इज कॉमनली सेइंग डी, करेक्ट। तो पर्पस क्या होना चाहिए इस यूनिवर्स का? To understand God and life. D is the right answer. See, भगवद गीता में बताते हैं किस प्रकार हम सब जीवात्मा हैं और हम सब इस मटेरियल वर्ल्ड में एक प्रकार से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने आए हैं, और यू कैन से अपने आप को रिकवर करने आए हैं। जैसे हॉस्पिटल में क्या होता है, हॉस्पिटल में जो बीमार पेशेंट होते हैं वो जाते हैं, हॉस्पिटल में कोई हेल्दी लोग नहीं जाते हैं।
उसी तरह इस मटेरियल वर्ल्ड में ये मटेरियल एक हॉस्पिटल की तरह है। तो यहाँ पे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देती है, हम ठीक होते हैं, वापस आ जाते हैं। तो उसी तरह आत्मा जो है, जो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस आत्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अच्छे से रह रहा था, बट वही आत्मा इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं और एक प्रकार से अपने आप को बीमार कर लेते हैं। बट व्हेन यू गो, हमारी बीमारी क्या है, आत्मा की बीमारी क्या है, तो भगवद गीता में आता है कामस क्रोधस तथा लोभस त्रिविधम नरकस्येदम। ये जो 3 चीजें हैं ये नरक के द्वार बताए गए हैं। व्हाट 3 थिंग्स? काम, क्रोध और लोभ, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। ये बहुत डेंजरस वायरस है हमारे सिस्टम में, बहुत बड़ी बीमारियां हैं। काम मतलब क्या? एडमेंट डिजायर टू वांट समथिंग। हमको बहुत तीव्र इच्छा है कि मुझे चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, नाम चाहिए, पोस्ट चाहिए। वी हैव एडमेंट डिजायर। जैसे रावण को सीता चाहिए थी, या फिर कभी कभी छोटे बच्चे जिद करते हैं ना, चॉकलेट चाहिए, तो वो जिद पे अड़ जाते हैं। तो सम लाइक दैट वी ऑल हैव लस्ट, हम सब में वो जिद है। एंगर, गुस्सा, ऑल ऑफ अस नो गुस्सा कितना पावरफुल है। प्रैक्टिकली ऑल ऑफ अस हैव दिस प्रॉब्लम। हम कोई नहीं बोल सकते कि भाई गुस्सा नहीं आता, कभी गुस्सा बहुत आता है हमको। एंड तीसरा है ग्रीड, लोभ। आई वॉन्ट मोर एंड मोर एंड मोर, राइट। ये भी हमारी नेचुरल डिजायर है, और चाहिए। एक गुलाब जामुन मिला, एक से संतुष्टि नहीं मिलती, दूसरा भी चाहिए, तीसरा भी चाहिए, तो वो ग्रीड है। या फिर थोड़ा सा नाम मिला, पोस्ट मिला, और चाहिए। हम वी कीप ऑन वर्किंग हार्ड फॉर दैट। तो दिस 3 थिंग्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज नरक के द्वार। शास्त्र में बताया गया है नरक के द्वार है। इसलिए इन चीजों को रिकवर करना है। ये हमारी बीमारी है, इससे हमको ठीक होना है। और कैसे ठीक होंगे? जब हम भगवान को समझेंगे, भगवान के कनेक्शन को समझेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे, तब हम ठीक होंगे। So we'll come to this question also at the end. तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स का क्रिएशन क्या है, किसने कैसे हुआ, और पर्पस क्या है। जैसे कोई भी मशीन हमने नहीं देखी आज तक जिसका कोई क्रिएटर नहीं है और जिसका कोई पर्पस नहीं है, हर चीज का है, तो इस यूनिवर्स का भी होना चाहिए। हाँ, तो ये बिग बैंग थ्योरी में जो बता रहा था आपको, ये बिग बैंग थ्योरी को एनसाइक्लोपीडिया जो ब्रिटानिका है, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। दे से दैट देयर आर मेनी improbable things which are there. तो लास्ट थिंग, ओके, दिस एक्टिविटी विल जस्ट रश फॉरवर्ड क्योंकि कोई समय नहीं है। लास्ट थिंग आई विल गो ऑन टू, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, अनसीन इज प्रूवन बाय द सीन। देखिए भगवद गीता में भगवान बताते हैं 7वें अध्याय में, बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। वो क्या कहते हैं भगवान से, अर्जुन से कहते हैं, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज pearls are resting upon the necklace, pearls are string upon the necklace। तो जो दिखता नहीं है उसको कैसे देखा जाए, ये उसका फॉर्मूला है। जैसे कोई कहता है भगवान दिखते नहीं है, तो भगवान को कैसे देखा जाए, ये उसका फॉर्मूला है। Shivang, I'll come to your question at the end. तो okay, हाँ, coming again. If I ask you a question, कि आपके पास नेकलेस है, सबके पास नेकलेस है, कोई ना कोई गले में पहनता है, जैसे हमारे गले में भी माला है, तो नेकलेस में दिखता क्या है? मणि, मोती दिखते हैं। पर मोती के पीछे जो धागा होता है, वो धागा दिखता है क्या? नहीं दिखता है। पर धागा होता है कि नहीं होता है? धागा होता है। अभी देखिए, आप कहेंगे मोती दिख रहे हैं पर धागा नहीं दिख रहा है, मतलब धागा नहीं है। तो जो कहेगा धागा नहीं है तो वो बुद्धिमान नहीं है। और जिसको पता है कि धागा है इसीलिए मोती अच्छे से पिरोए हुए हैं, और धागा नहीं होता तो सब बिखर जाता, इट वुड हैव बीन डिसरप्टेड। सिमिलरली दिस होल वर्ल्ड, इस होल यूनिवर्स इज सिस्टमैटिक, इज हार्मोनियस, एक अच्छे ढंग से काम कर रही है, क्योंकि इसके पीछे कौन है? भगवान है। अगर वो धागा नहीं है, वो भगवान अगर उसके पीछे नहीं है, तो पूरा डिस्ट्रप्शन आ जाएगा। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं सब कुछ मेरे ऊपर आधारित है, जैसे मोती है धागे के ऊपर आधारित है, लाइक दैट। तो हाउ टू सी गॉड? बाय सीइंग द अनसीन। भगवान को कैसे देखा जाए? जो दिखता नहीं है वो देख के भगवान को समझ सकते हैं आप। हर चीज के लिए आपको दिखना नहीं चाहिए, बिकॉज हम हर चीज नहीं देख सकते।
हम हवा को नहीं देख सकते पर हवा को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसी तरह हर चीज दिखती नहीं है पर उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो जैसे हमने आज अंडरस्टैंड किया भगवान के बारे में, आज बहुत सारे हमने लॉजिकल डिस्कशंस किए, राइट। तो लास्ट एक्टिविटी, हमारा ड्यूटी क्या है, व्हाट्स आवर प्राइम ड्यूटी बीइंग टुडे साइंस स्टूडेंट्स। हम सब लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स वी डोंट से कि साइंस को निकालना है, साइंस को यूज करना है, पर साइंस को किसके लिए यूज करना चाहिए, टू प्रूव गॉड एंड टू ग्लोरीफाई गॉड। तो पहला पॉइंट है, वी शुड यूज आवर इंटेलिजेंस टू अप्रिशिएट द क्रिएशन ऑफ गॉड। भगवान को अप्रिशिएट करने के लिए हमारी बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहिए। टू अनफोल्ड द मिस्ट्रीज ऑफ गॉड्स क्रिएशन थ्रू साइंस एंड टू ग्लोरीफाई गॉड। साइंस को इस्तेमाल करें किसके लिए, भगवान ने जो क्रिएशन किया है वो कितना मिस्टीरियस है, भगवान का गुणगान कर सकते हैं उससे। जैसे आई एम ऑल्सो यूजिंग दिस लैपटॉप, आई एम ऑल्सो यूजिंग दिस जूम। हम जूम पे क्लास कर रहे हैं, हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आप सब लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं। तो ये साइंस हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, पर किसके लिए यूज कर रहे हैं, भगवान को गुणगान करने के लिए, भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए। तो ये पर्पज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि साइंस को यूज करके हम भगवान को निकाल दें या फिर भगवान को हटा दें, अपना नाम लगा दें, वो गलत है। टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ लॉर्ड्स क्रिएशन विच इज लव गॉड एंड लव ऑल। भगवान का जो क्रिएशन है उसको समझने के लिए और समझाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए साइंस। और उसका पर्पस क्या है, भगवान से प्रेम करना, सबसे प्रेम करना सीखना है। एंड यूटिलाइज एवरीथिंग फॉर द प्लेजर ऑफ गॉड एंड वेलफेयर ऑफ ऑल। सब चीज इस्तेमाल करनी है सबके भलाई के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। आइडियली एज अ साइंस स्टूडेंट, एज अ ह्यूमन बीइंग, ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। टू समराइज द सेशन, हमने अपने ऑब्जर्वेशन देखे, ABCDEF, आर्टिस्ट्री देखा, आर्टिस्ट होना चाहिए, आर्टिस्ट्री के पीछे, ऑर्गेनाइजेशन के पीछे ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, क्रिएशन के पीछे क्रिएटर होना चाहिए, डिजाइन के पीछे डिजाइनर होना चाहिए, एनर्जी के पीछे एनर्जेटिक होना चाहिए, और लॉज के पीछे लॉ मेकर होना चाहिए। फिर हमने देखा, साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन में देखा, फिर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे। क्या 2 क्वेश्चन थे वो, हु क्रिएटेड द यूनिवर्स, किसने बनाया सृष्टि को, और पर्पस क्या है उसका, उद्देश्य क्या है। हर चीज का उद्देश्य होना चाहिए। तो नेशनल गवर्नमेंट, यूनिवर्सल गवर्नमेंट, हमने उसको स्टडी नहीं किया, हम उसको बाद में देखेंगे। और प्राइम ड्यूटी क्या है हमारी, वो हमने डिस्कस किया। ओके, सो आई थिंक हियर वी एंड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन विल ओके, तो इन चैट देयर वर फ्यू क्वेश्चंस, तो उसको पहले हम ले लेते हैं, बाद में और क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके, तो कमिंग टू द पॉइंट, शिवांग ने पूछा था ये नरक के द्वार भगवान ने बनाए। नहीं, देखिए, नरक के द्वार भगवान ने नहीं बनाए। काम, क्रोध और लोभ ये हमारे अंदर वायरस है। ग्रीड, लोभ मान लीजिए, ग्रीड हमारे अंदर है, इसलिए हम उसको एग्जिबिट करते हैं। भगवान नहीं चाहते कि आप ग्रीडी हो, पर हम मटेरियल डिजायर जो है हमारी और पाने की जो इच्छाएं हैं उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो कंट्रोल करना हमारा फ्री विल है, ये आपके हाथ में है। ऐसा नहीं कि भगवान ने आपको प्रोग्राम नहीं किया उसके लिए। डू यू थिंक वी आर प्रोग्राम्ड टू डू दैट? नो, फ्री विल हमारे हाथ में है ना। मान लीजिए कुछ चीज आपके सामने आती है, उसको एंजॉय करना है कि नहीं करना है, ये किसके हाथ में है? आपके हाथ में है, या फिर आप यू आर फोर्स्ड टू डू दैट? वो हमारे हाथ में है। तो इसलिए भगवान ने नरक के द्वारों का नहीं बनाया। भगवान, ये जो नरक के द्वार है ये हम अपने आप के लिए बना रहे हैं। व्हाट वाज द अदर क्वेश्चन? यू कैन राइट इन द चैट, आप चैट में लिख सकते हैं। प्रभु जी, ये मोह और मत भी तो आता है ना नरक के द्वार में? नहीं, वो जो 6 अनर्थ है उसमें आता है मोह और मत भी आता है, दैट इज ट्रू। बट मोस्टली जो गीता में ये श्लोक है, त्रिविधम नरकस्येदम, जो 3 नरक के द्वार प्रोमिनेंटली बताए गए हैं, ये 3 है, काम, क्रोध, लोभ। आप जो कह रहे हैं मोह है, मद है, मत्सर्य है, वो भी है, बट वो भगवान ने उसको डिफाइन नहीं किया। ओके प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? और कोई प्रश्न?
अनामिका जी, आपका प्रश्न क्या है? यू कैन स्पीक इन द माइक ऑल्सो, माइक में बोल सकते हैं शायद। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं उसका आंसर दे रही थी अच्छा, आप एक्चुअली। कमेंट कर रहे हैं, ओके ठीक है ठीक है। सर कि नरक और स्वर्ग कुछ नहीं है, सब अपनी लाइफ में ही है, अपने कर्मास पर डिपेंड करता है। और मुझे लगता है कि इसी लाइफ में ही हमको स्वर्ग नरक सब देखने मिल जाता है, जो भी हम काम करते हैं। लास्ट टाइम पर जब हमारी लाइफ का लास्ट टाइम होता है, तभी समझ में आ जाता है कि हम स्वर्ग में हैं या नरक में हैं। तो हमारे कर्मास पर डिपेंड करता है। हाँ, ये आपका एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छा है। वैसे शास्त्रों में इसका वर्णन है, हेवन है, हेल है, ये चीजें हैं। इसको हम आगे जाके सीखेंगे क्या होता है, बट डोंट वरी, हमारे हाथ में है, चॉइस हमारे हाथ में है, कहाँ जाना है, क्या करना है। बट हम लोग भूलोक में हैं, और ऊपर के जो लोग हैं उसको स्वर्ग लोग बोलते हैं, और जो नीचे के लोग हैं उसको नीचे के जो लोग हैं उसको पाताल लोग बोलते हैं। आई मीन टू से लोअर प्लैनेटरी सिस्टम। तो अपर प्लैनेटरी सिस्टम है, लोअर प्लैनेटरी सिस्टम है, और हम बीच में हैं। तो हमारे कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से, कि हम ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और नरक जो है वो एकदम नीचे है, बिलो पाताल। ओके, तो कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम एंड करें आज के सेशन को। All right, so thank you very much for joining, and we'll meet next week with the next session. Hare Krishna.